जब मेरी शादी हुई तब सर्दियों के दिन थे। मेरा शोहर हनीमून मनाने के लिए मुझे मरी की बर्फबारी दिखाने ले गया। वहां पर मेरा शोहर मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का देने की कोशिश करता। मैं हर बार बच जाती। मुझे शोहर पर शक हो गया। जब मैं उससे इस बात का गिला करती तो वो कहता मैं तो मजाक कर रहा था। एक सुबह अचानक मेरा शोहर उठकर बाहर चला गया। जहां वो गया था कुछ देर बाद वहां बम ब्लास्ट हो गया। बहुत से लोग मारे गए। मैं रोते धोते वापिस अपने माँ बाप की दहलीज पर आ बैठी। चंद माह बाद ही मेरी सास ने मेरा निकाह देवर से पढ़वा दिया और मेरी शादी को 6 माह ही गुजरे थे। एक दिन बाहर का दरवाजा खटका। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो बहुत से अरमान आंखों में सजाए मैं अपने पिया की दहलीज पार करके उस कमरे तक पहुंची थी। दिल में जज्बात के दिए जल उठे थे। बेताबियां सिमट कर आंखों में समा गई थी। मेरा रोम रोम खुशी से सरशार था। बहुत से सपनों की पोटलियां भी मैं अपने संग समेट लाई थी। दिल था कि जज्बात की शिद्दत से बेकाबू हुआ जा रहा था। अनवर की खूबसूरती के चर्चे भी मैंने बहुत सुन रखे थे। जितने भी मेहमान शादी में शरीक हुए थे सब हमारी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दे रहे थे। देखने वाली हर नजर में सताइश थी, लेकिन कभी कभी ये नजर इंसान को बर्बाद करके रख देती है, और शायद ऐसी ही कोई नजर हमारे जोड़े को भी लग चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी इस कदर धूमधाम से हुई कि दूर दूर तक खानदान में मेरी शादी का चर्चा हो गया था। हर किसी की जुबान पे मेरी शादी का जिक्र था। मैं फूले नहीं समा रही थी। खुदा ने मुझे हुस्न और दौलत दोनों से ही नवाजा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं किस्मत के मामले में मार खा गई हूँ। सिर्फ हुस्न और दौलत खुशबख्ती की अलामत नहीं होती। हम सफर का जिंदगी भर का साथ भी औरत के लिए खुशबख्ती ही होता है। और मुझे क्या खबर थी कि मेरा और अनवर का ये साथ सिर्फ चंद दिनों पर ही मुनहसिर था। शादी की पहली रात जब अनवर कमरे में आया तो उसकी बातों में चाहत की वो चाशनी नहीं थी जिसे सुनने के लिए मैं बेताब थी। ऐसा नहीं था कि अनवर ने मुझसे बात नहीं की या मेरी तारीफ नहीं की थी, लेकिन जो कुछ मैं सुनना चाहती थी वो सब अनवर ने नहीं कहा था। हमारी अज़वाजी जिंदगी शुरू हो गई और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अपने ससुराल में किसी भी चीज की तकलीफ नहीं थी। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरा देवर भाभी भाभी कहते मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मेरा और अनवर का रिश्ता हम पल्ला नहीं था। अनवर मेरे अब्बा के कारखाने में काम करने वाला एक शख्स था, जिसकी मेहनत और ईमानदारी से मुतासिर होकर अब्बा ने खुद ही मेरा रिश्ता अनवर के साथ कर दिया। अनवर देखने में इतना हसीन था कि मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं हुआ, और यूं हम दोनों हमेशा के लिए शादी जैसे बंधन में बंध गए थे। अब्बा ने शादी के तोहफे में अनवर को 10 लाख रुपए भी दिए थे। मेरी शादी सर्दियों में हुई थी। ये दिसंबर का महीना था। शादी के कुछ दिन बाद अनवर मुझे हनीमून के लिए मरी बर्फबारी दिखाने के लिए ले गए। मुझे अनवर के साथ जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नसीब ना हुआ था। अभी तो मेरे और अनवर के दरमियान सही तरह से अंडरस्टैंडिंग भी पैदा नहीं हुई थी और हम दोनों मरी के लिए निकल गए थे। अनवर बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। अनवर सारा रास्ता भी खामोश रहा। मैं तो रंगीन नजारों में जैसे खो सी गई थी। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे और अनवर के फासले सिमट जाएंगे, लेकिन तकदीर ने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। हमारी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। किस्मत ने मेरे साथ ऐसा सितम किया कि मैं आबाद होने से पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो गई। मरी पहुंचकर एक दिन तो थकन की वजह से हमने होटल में ही गुजारा, और जब अगले दिन हम सैर की गर्ज से निकले तो मुझे अनवर पहाड़ों की तरफ ले गए। ठंड की वजह से मेरा बुरा हाल था। बहुत ऊंची जगह पर ले जाकर अनवर मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करते और फिर जल्दी से अपनी तरफ खींच लेते। एक बार तो मैं सच में नीचे गिरने लगी थी, मगर किस्मत से बच गई। तभी मुझे अनवर पर थोड़ा गुस्सा आया और मैंने कह दिया, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही इनकार कर देते। यूं मुझे धक्का देकर क्यों मारना चाहते हैं? अनवर ने हंसकर ये बात मजाक में टाल दी। अगले रोज जब हम होटल से निकलने वाले थे तब अनवर ने कहा वो पहले जाकर कुछ जगहों की मालूमात हासिल करके आता है, फिर मुझे लेकर जाएगा। ये सुनकर मैं तैयार होकर अपने कमरे में ही बैठ गई। अनवर जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल फोन भी मेरे पास ही भूलकर चला गया। बहुत देर तक इंतजार किया,
सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। मैं एक नई जगह पर होटल के कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने तो पहले सोचा कि अपने अब्बा को फोन करूं, लेकिन वो तो इतनी दूर थे, मेरे फोन की वजह से परेशान हो जाते। यही सोचकर मैंने खुद ही होटल के इंतजामिया से मालूमात हासिल की, लेकिन उन्हें भी अनवर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अलबत्ता वहां बैठे एक आदमी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। होटल से कुछ ही दूर एक बाजार में धमाका हुआ था, जिसकी नौयत तो शदीद नहीं थी, लेकिन मौके पर मौजूद 4 अफराद इस धमाके की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये सुनकर तो मैं लरस कर रह गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि अनवर बाजार की तरफ नहीं गए होंगे। वो तो शहर के मकामात की मालूमात लेने गए थे। बाजार से उन्हें कोई काम नहीं था। यही सोचकर मैंने अनवर को ढूंढना शुरू किया। मेरे पास मोबाइल फोन पर हमारी शादी की तस्वीरें थी। मैं लोगों को वही दिखा दिखा कर अनवर के बारे में पूछ रही थी, और एक शख्स ने मुझे बताया कि उसने अनवर को बाजार जाते देखा था। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं दीवाना वार बाजार की तरफ दौड़ी थी। पूरे इलाके में नाकाबंदी हो चुकी थी। वहां जाकर मैंने पुलिस वालों को अनवर की तस्वीर दिखा दिखा कर उसके बारे में पूछना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ एक शनाख्ती कार्ड बढ़ाया और कहा, ये हमें इस मकाम से मिला है। हमें यकीन है कि मरने वालों में ये शख्स भी शामिल है। मैंने अपने हाथों में उस शनाख्ती कार्ड को ले लिया और उस पर अनवर की तस्वीर देखते ही चकराकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो ये सोचकर ही फूट फूट कर रो दी कि 5 दिन की शादीशुदा जिंदगी के बाद अब मैं बेवा हो चुकी थी। अनवर और मेरा साथ बस 5 से 6 दिन का था। पुलिस वालों ने मेरे घर वालों को इत्तला करके उन्हें बुलवा लिया, और मैं अपनी माँ के साथ रोती धोती लोटी टूटी वापिस अपने घर आ गई। जो लोग पहले मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे, अब वही लोग मुझे मनहूस करार दे रहे थे। मेरे बहुत से ससुराल वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था, मेरे कदम इतने मनहूस हैं कि मैं जीते जागते अनवर को खा गई। बहुत से मेरे रिश्तेदारों ने हमदर्दी के नाम पर मेरे जख्मों को ऐसा कुरेदा कि मेरी रूह तक घायल हो गई। मैं जहनी तौर पर इस कदर बर्बाद हुई कि मैं सिर्फ अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। मैं न किसी के सामने आना चाहती थी और ना ही किसी से बात करना चाहती थी। मैं इद्दत अपने मेके में गुजार रही थी। मेरी सास अक्सर ही मुझसे मुलाकात के लिए आ जाती। जवान बेटे की मौत के गम ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह की कोई बात नहीं की थी जैसी दुनिया वाले मुझसे कर रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं थमता। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे बच जाने वाले दुनिया के रहमो करम पर होते हैं। मैं अभी इस वक्त जमाने की ठोकरों पर ही थी। जो भी मिलने के लिए आता वो अनवर और मेरी शादी का किस्सा निकाल कर बैठ जाता। अनवर के इंतकाल को 6 माह का अरसा बीत गया, और ये 6 माह मेरे लिए सदियों के बराबर गुजरे थे। एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए आई तो वहां बातों बातों में ही उन्होंने मुझसे मेरे देवर अकबर की शादी की बात की। अकबर उनकी अब वाहिद औलाद थी, इसलिए मुझे सुनकर खुशी हुई कि मेरी सास अकबर की शादी करना चाहती हैं। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने अकबर की शादी मेरे साथ करने की बात कर दी। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया कि दुनिया मुझे उनके बेटे का कातिल करार दे रही थी, और वो मुझे अपने दूसरे बेटे की दुल्हन बनाने की तैयारी कर रही थी। अकबर मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारता और मेरे आस पास ही रहता, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अकबर की दुल्हन बनना पड़ेगा। पहले पहल तो मैंने साफ लफ्जों में अपनी सास को इस रिश्ते के लिए इनकार किया। मैं अब दोबारा उसी घर में दुल्हन बनकर नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा यही बात की तो मेरे अब्बा ने सोच समझकर हामी भर ली, क्योंकि वो मुझे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। मेरी हालत बहुत खराब रहने लगी थी और मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं दोबारा जिंदगी की तरफ लौट जाऊं। वो अक्सर यही कहते कि अनवर की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, बस अल्लाह ताला ने उसका वक्त ऐसे ही लिख रखा था। अकबर के रिश्ते की बात सुनकर उनके चेहरे पर कुछ रौनक आ गई थी, इसलिए मैंने भी मजबूरन हाँ कर दी। मेरी सास अगले ही हफ्ते सादगी से बारात लेकर आ गई। मैं अकबर की दुल्हन बनकर दोबारा उसी घर में पहुंच गई जहां पहली दफा अनवर की दुल्हन बनकर गई थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं बहुत सारे ख्वाब सजाकर अनवर की खलवत में गई थी,
और अब मैं उन्हीं ख्वाबों की टूटी हुई खिड़कियां अपनी आंखों में लिए अकबर की दुल्हन बनी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अनवर से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन निकाह में कुछ न कुछ तो ऐसी कशिश जरूर होती है कि हम सफर बहुत अहम ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की रात जब अकबर कमरे में मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मोहब्बत से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, वो मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां देना चाहता है जो पहले मेरे हिस्से में नहीं आ सकी थी। अकबर ने मुझ पर अपनी मोहब्बत इस कदर निछावर कर दी कि मुझे बीते दिनों की करवाहट को भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। अकबर हर वक्त मेरे आस पास रहता। वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। जब भी कोई मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहता तो अकबर किसी मजबूत ढाल की तरह मेरा दिफा करता। अकबर में वो सारी खूबियां मौजूद थी जो मैं अनवर में ढूंढती थी। अकबर के लबो लहजा और अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अनवर को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अकबर की हो गई थी। हम दोनों एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक ही एक दफा फिर मेरी दुनिया पलट कर रह गई। शायद किस्मत को भी मेरा और इम्तिहान लेना बाकी था। मैं जो अकबर के साथ पूरी तरह मुतमईन थी और एक मोहब्बत से भरी जिंदगी गुजार रही थी, इसमें ऐसा तूफान आया जो सब कुछ बहा कर ले गया। अकबर अब्बा के कारखाने में अनवर की जगह ले चुका था और अकबर की अम्मा अब बीमार रहने लगी थी। ऐसे में सारी घर की जिम्मेदारियां मैं संभालने लगी थी। ऐसे ही एक शाम जब अम्मा अपने कमरे में सो रही थी और मैं सहन में पानी डालकर सफाई कर रही थी तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होने लगी। क्योंकि मैं सहन में मौजूद थी इसलिए मुझे दस्तक की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे ओसान खता हो गई। मेरे सामने तो मेरा पहला शोर अनवर खड़ा था। काफी देर तक तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, और जब मुझे अपनी आंखों पर यकीन आने लगा तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। किस्मत ने मेरे साथ ये कैसा खेल खेला था। मैं तो अनवर की इद्दत गुजार कर अकबर से शादी रचा चुकी थी और अब अचानक ही अनवर मेरे सामने आ खड़ा हुआ, जिसे मरा हुआ जानकर मैंने ना जाने कितने दिन सोग मनाया था। जितनी हैरत मुझे अनवर को देखकर हुई थी, वैसे ही अनवर की आंखों में भी मुझे देखकर उतनी ही हैरत उभर आई थी। मेरी तो जबान ने भी साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं अनवर से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन एक लफ्ज भी मेरी जुबान से अदा ना हुआ। ठंडे होते हाथ पैरों के साथ मैंने साइड पर होकर अनवर को अंदर आने की जगह दी तो वो अंदर चला आया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सहन में पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। मैं जो दुपट्टे से बेनियाज सहन की सफाई में मसरूफ थी, अनवर की अपने भीगे हुए जिस्म पर जमी नजरों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास तो दुपट्टा ही मौजूद नहीं है। मैं भागकर कमरे में दुपट्टा पहनकर आई। अनवर सर से पांव तक मेरा जायजा लेने में मसरूफ था। कुछ ही देर में मैंने खुद पर काबू पा लिया और अनवर के सामने बैठकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या सवाल करूं या फिर उसे क्या बताऊं। इतने में घर का दरवाजा खुला था और अकबर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर तो अकबर हैरान रह गया। अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर बेसाख्ता उसके गले लग गया और रोने लगा, मगर मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मुझे अपना आने वाला मुस्तकबिल अंधेरे में दिखाई दे रहा था। अनवर से माजी के सवालात करने का फायदा नहीं था। वो कहाँ गया था, कैसे गया था और उसके साथ क्या हुआ था, ये सब तो बात की बात थी। इससे मुझे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन मेरे साथ आने वाले वक्त में जो होना था वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक ही वक्त में दो भाइयों की बीवी तो नहीं रह सकती थी, और अब मेरी तमाम तर मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अकबर के लिए थी। अकबर ने मेरी जिंदगी में जो रंग भरे थे, मुझे अब उन रंगों से चाहत हो गई थी। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें तो अकबर के वजूद पर जमी हुई थी। अकबर जाकर अपनी माँ को भी उठाकर ले आया। जवान बेटे को एक दफा फिर सामने देखने के बाद तो मेरी बूढ़ी सास में भी जान ही आ गई थी। अनवर रोते हुए मुझसे माफी मांग रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। फिर अनवर ने बताना शुरू किया कि उसने मुझसे सिर्फ पैसों की वजह से शादी की थी। वो मुझे मरी ले जाकर पहाड़ से नीचे धक्का देना चाहता था ताकि मैं आसानी से मर जाऊं, और जब ऐसा नहीं हो सका तो वो मुझे होटल में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। दरअसल वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था
जिससे उसकी मुलाकात एक फेसबुक के ग्रुप पर हुई थी और वो लड़की उससे शादी करना चाहती थी और अनवर भी उस लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। मरी जाने से पहले ही उसने तानिया नामी उस लड़की को वहां बुलाया और वो लड़की रावलपिंडी की थी, इसलिए उसके लिए मरी आना कोई मुश्किल नहीं था। अनवर का ये ख्याल था कि वो मुझे मारकर उस लड़की के साथ फरार हो जाएगा। अनवर ने उस लड़की से मिलने की जो जगह तय की थी वो वही बाजार था जहां से अनवर का शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ था। अनवर उस लड़की से वहां पर मुलाकात करने के बाद उस लड़की के साथ रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया था, लेकिन ना जाने कब उसका शनाख्ती कार्ड वहां पर गिर गया और उसके कुछ ही देर बाद वहां बम धमाका हो गया, जिसके बारे में अनवर को भी खबर मिल गई। अनवर ने बताया कि वो उस लड़की के साथ उसके घर रावलपिंडी चला गया था। उसके पास वो 10 लाख रुपए मौजूद थे जो उसे सलामी में मेरे बाप से मिले थे। रावलपिंडी जाकर उसने तानिया के साथ शादी रचा ली और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि दरअसल तानिया का असल मकसद क्या है। तानिया का काम फेसबुक पर इस तरह के बेवकूफ मर्दों को पागल बनाना और उनसे उनकी जमा पूंजी हथियाना था, जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में तानिया ने मुझसे सारी रकम हथिया ली और उसके बाद वो मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन मैं तानिया से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैं उसके कदमों में बैठ गया कि मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि आमना मेरी पहली बीवी अभी भी मेरी मुंतजिर होगी। मैं जबरदस्ती तानिया के साथ दिन गुजारने लगा। मेरे होते हुए भी तानिया ने अपना काम जारी रखा और मेरे सामने ही तरह तरह के लड़कों को फेसबुक पर फांसने का काम करती, उनसे मुलाकातों की जगह तय करती और वहां जाकर पैसे बटोर लाती। मेरी गैरत को हरगिज भी ये बात गवारा ना थी कि मेरी बीवी इस तरह से गैर मर्दों के पास जाए। एक दिन मैंने गुस्से में तानिया को बहुत मारा और उसकी माँ, जो उसके सारे गलत कामों में उसकी बराबर की हिस्सेदार थी, उसने मुझे पुलिस के हवाले किया और मैं बहुत महीनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन मुझे पुलिस वालों ने खुद ही आजाद कर दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं करवाया गया था। बहुत जिल्लत उठाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आमना के साथ जो कुछ किया था वो ही मेरे साथ हो चुका था और इसीलिए मैं थका हारा वापिस अपने घर की तरफ लौट आया। अनवर की बात सुनकर अम्मा और अकबर एकदम ही परेशान हो गए, जबकि मैं तो गुमसुम सी बैठी थी। अकबर ने बहुत मुश्किल से अनवर को ये बात बताई कि अब आमना तुम्हारी बीवी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें मुर्दा जाने के बाद आमना ने इद्दत पूरी करके मुझसे शादी कर ली है। ये सुनकर तो अनवर एकदम ही चीखने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि मैं जिंदा हूँ और तुमने मेरी बीवी से निकाह कर लिया। आमना अभी भी मेरी ही बीवी है। अनवर की बात सुनकर मुझे एकदम झटका लगा। मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा और उसके मुंह पर तमाचा मारकर उससे पूछा कि उस वक्त तुझे बीवी का ख्याल नहीं आया जब तू उसे पहाड़ी से धक्का देने लगा था, और फिर जब तू अपने नापाक मकसद में कामयाब ना हुआ तो उसे एक अनजान जगह पर सुबह सवेरे तन्हा छोड़कर एक गैर औरत की मोहब्बत में निकल गया था। अगर तेरे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो फिर क्या होता? तूने सोचा है कि तेरे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस तरह की बातें की? मुझे ये तक कहा गया कि मेरी नहुसत तेरी जिंदगी को खा गई, जबकि तू तो अपनी महबूबा के साथ रंग रलियां मनाने में मसरूफ था और मुझ पर जिंदगी इतनी तंग कर दी गई कि मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। अगर अकबर मेरा हाथ ना थामता तो शायद मैं आज तक अपने कमरे में ही कैद होती या फिर मर गई होती। मेरी जुनूनी कैफियत देखकर अकबर ने मुझे पीछे हटाया था। बहुत मुश्किल से अकबर ने मुझे संभाला। अनवर जैसे खुदगर्ज और बेवफा शख्स से मुझे घिन आ रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के गम में बिस्तर पर लग गई और वो अब हमें यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुना रहा था। कुछ ही देर में ये खबर सारे जहान में फैल गई कि अनवर वापस लौट आया है और वही लोग जो मुझे मनहूस करार दे रहे थे अब मेरे हवाले से तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मैं किसकी बीवी हूँ और किसके साथ रहूंगी। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि अनवर लौट आया है। अब मुझे अकबर से अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए और अनवर के साथ एक दफा फिर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। अकबर भी इस सारे मामलात में बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं और अकबर एक दूसरे के साथ बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे, और अब जब अनवर की हमारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं थी तो वो यूं अचानक वापस लौट आया
अकबर ने सारा मसला अपने एक दोस्त से बयान किया जो कि एक मुफ्ती भी था। उसने कहा कि अगर अकबर मेरे साथ रहना चाहता है तो उसे अनवर से मुझे तलाक दिलवानी होगी, और जब मैं इद्दत पूरी कर लूंगी तो अकबर दोबारा मुझसे निकाह करेगा। फिलहाल मैं और अकबर मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं हैं, और अब हम दोनों का साथ रहना किसी हवाले से भी जायज नहीं। अकबर ने जब ये बात अनवर से की तो वो खुद गर्जी की इंतहा पर पहुंच गया और उसने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं किसी भी सूरत अनवर के साथ अब अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मैं अपना सामान उठाकर एक दफा फिर अपने मेके आ चुकी थी। एक दफा फिर मेरे माँ बाप पर कयामत गुजर रही थी, लेकिन इस दफा मेरे माँ बाप के हाथ में बहुत कुछ था। वो सारे मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अनवर को बुलाकर एक खतीर रकम की पेशकश की और बदले में मेरी आजादी का मुतालबा किया। मेरे बाप को दरअसल सही मायनों में अनवर की फितरत अब समझ में आई थी। वो चंद सिक्कों पर बिकने वाला इंसान था जो पहले नेक सिर्फ बना हुआ था। मेरे बाप से 10 लाख रुपए लेकर अनवर ने मुझे आजाद कर दिया। मैंने एक एक दिन गिन गिन कर इद्दत के नाम पर गुजारा था, और जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई अकबर एक दफा फिर काजी के हमरा हमारे दरवाजे पर आया, और मैं अकबर की दुल्हन बनकर फिर से उसके आंगन में चली आई। जबकि अनवर ये घर छोड़कर जा चुका था, हम दोनों एक साथ बहुत बेहतरीन अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे थे। अब जाकर मुझे और मेरे बाप को ये बात समझ आई कि इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और मेरे माँ बाप ने भी मुझसे अपनी इस गलती पर माफी मांगी कि उन्होंने अनवर की जाहिरी फितरत देखकर मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया, जबकि अंदर से वो एक खोखला इंसान था। अगर वो पहले ही अकबर के हवाले से ज्यादा छानबीन कर लेते तो शायद मेरी जिंदगी के गुजरे ये 2 साल इतने अजियतनाक ना होते। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि बेटियां इतनी बेमोल नहीं होती कि 4 दिन की जान पहचान पर उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी जाए। अपनी बेटी को किसी के भी हवाले करने से पहले एक दफा अच्छी तरह से ये जान ले कि अगला शख्स इंसान है या कोई दरिंदा है।